हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है औरित्र दत्त और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इंग्लिश फ्रॉम इंसेप्शन। मैं इंग्लिश का एक फैकल्टी हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपके साथ मैं इंग्लिश का डिफरेंट टॉपिक आने वाले टाइम में इंग्लिश के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल के साथ। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, तो पहला वीडियो है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना चाहिए पहले वो बात कर लेते हैं। मैं हूँ कोलकाता से, तो आई एम अ बंगाली, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। और जनरली मैं जो इंग्लिश वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश टू हिंदी या बंगाली ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। तो आपको अगर बेस्ट इंग्लिश में बेस्ट स्कोर करना है, अच्छी तरह से सीखना है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए और पढ़ना ही होगा। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का जनरली एम कौन सा एग्ज़ाम रहता है, जनरली रहता है एसएससी, बैंकिंग एंड एनडीए, सीडीएस और जो यूपीएससी का कुछ बच्चा देता है। तो जहाँ जहाँ इंग्लिश रहता है सब जगह ही इंग्लिश का सिलेबस मोरल सेम ही है, मगर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो जनरली बैंकिंग में रीडिंग कॉम्पिटिशन जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा हेवी वेट रहता है, और एसएससी में आपका वोकैब और ग्रामर पोर्शन का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। मगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि सारा जो जितना भी एग्ज़ाम है उसका पूरा का पूरा सिलेबस सभी हम लोग आराम से कवर कर सके, क्योंकि आज बहुत ही कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोगों का सिलेबस क्या है। पहले तो हम लोगों का अच्छे था ग्रामर, इसको पढ़ना होगा। उसके साथ वोकैब भी पढ़ना है। उसके साथ है क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी देखिए ग्रामर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एसएससी का रूल रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा रूल अप्लाई करे। और वोकैब वो भी रट्टा मार लेते हैं। टीआर 1 तक तो ठीक है, मगर टीआर 2 में जाते जाते ज़्यादातर बच्चे का हालत ख़राब हो जाता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको तो छोड़ ही दो, इसमें बहुत ही ख़राब हाल है, क्योंकि आपका ये दोनों अगर सही है, ये दोनों पिलर अच्छा है, तभी आप जाके यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर बच्चा बैंकिंग का एग्ज़ाम देना नहीं चाहता। तो आरसी में क्या क्या आता है, आरसी में आता है आपका फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस या पैराजम्बल। ऐसा बहुत बच्चा पैराजम्बल भी बोलता है, एक्सेट्रा आता है डिफरेंट फॉर्म में। वोकैब में आपका सिनो एंटो, उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ आपका आता है होमोनिम पैरोनिम, स्पेलिंग एक्सेट्रा बहुत कुछ आता है। और ग्रामर का बहुत सारा पार्ट है, वो हम लोग जानते हैं ग्रामर में क्या है। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस नरेशन, जो है सब कुछ हम लोगों को पता है सिलेबस। मगर हम लोग क्या करते हैं, रूल याद कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, वो हम लोग बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज डेवलप करते करते जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है, आप जितना भी पढ़ो पूरा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते चलो। तो मैं जितना भी जो भी लिख रहा हूँ वो आप लिख लेना अपने हिसाब से, या तो पूरा वीडियो एक बार देख के फिर दोबारा लिख लेना। देखिए
अभी हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रामर में पहला हम लोग क्या पढ़ना चाहिए? ग्रामर में सबसे पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप देखिए, मैं पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको? सेंटेंस। अभी देखिए, सेंटेंस डिफरेंट टाइप का होता है। अभी हम सेंटेंस को उसका स्ट्रक्चर वाइज देखिए। स्ट्रक्चर वाइज इसको कैटेगराइज करें। कितना टाइप का सेंटेंस हो सकता है? बहुत सारा बच्चा शायद जानता होगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या होगा आपका? कंपाउंड सेंटेंस एंड और क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में आपका वन क्लॉज होगा। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर देन टू क्लॉजेस होंगे, ठीक है। मगर कंपाउंड सेंटेंस में एक बात हमेशा याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस में जो कॉन्जंक्शन से आप जोड़ोगे वो कॉन्जंक्शन कैसा कॉन्जंक्शन होगा? कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन होगा। तो आपको क्या चाहिए? इसके साथ साथ लिख लीजिए, एंड आपको कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन चाहिए। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन क्या है वो बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस के। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी सेम है, टू और मोर देन टू क्लॉजेस। मगर इसमें जो कॉन्जंक्शन होगा वो कैसा कॉन्जंक्शन होगा? सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन। तो डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन से दोनों क्लॉज ऐड होंगे, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन दोनों क्लॉज को जोड़ेंगे। अभी हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड क्या है, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। मैं बहुत ही कुछ पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैं जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बोलता ही चला जाऊँगा, ठीक है। सब कुछ इंटररिलेटेड है। आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख के उसके बाद दोबारा देखिए और अपना हिसाब से नोट बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल देना है। और अगर धीरे धीरे एक ही चीज़ बार बार बोलेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप तक ज़्यादा नोट्स भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं एक दो बार ही बोलूँगा, आप बार बार उसको रिवाइंड करके देख लीजिए आपके हिसाब से। तो हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको भी देखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ वो हिंदी के साथ साथ मैं आपके साथ इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करूँ, सो दैट आपका इंग्लिश बोलने का भी जो हिचकिचाहट होता है उसको भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। समटाइम्स वी शैल टॉक इन इंग्लिश, वी शैल कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, I wrote a letter to my friend yesterday। और मैं दूसरा एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, I wrote my friend a लेटर yesterday। अभी देखिए दोनों सेंटेंस जो मैं लिखा यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है। क्या है मीनिंग? मैंने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखा था कल। अभी देखिए अगर कोई बोले, आपको पूछे ये कैसा सेंटेंस है,
आप कैसे क्या बोलोगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर हम इसको एनालिसिस करना चाहें तो हमको देखना होगा इस सेंटेंस में कितना क्लॉज है। अगर एक क्लॉज है तो ये सिंपल सेंटेंस, एक से ज़्यादा है या तो कॉम्पाउंड या तो कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए क्लॉज कैसे पहचानूंगा हम लोग। देखिए क्लॉज पहचानने का बहुत ही ईजी तरीका है। वो क्या है, आपको एक सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। उसके साथ वर्ब का एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बहुत कुछ आ सकता है, वो मैंडेटरी नहीं है। मगर सब्जेक्ट और उसका मेन वर्ब ये दोनों पेयर होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब है तो फिर एक क्लॉज बनेगा। और वर्ब ऑब्वियसली वो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब मीन्स जिस वर्ब से आप टेंस का पता चल सके। अभी देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, रोट क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, है ना। अभी देखिए ये जो पूरा पार्ट है, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड येस्टरडे, ये पूरा पार्ट क्या होगा, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अभी देखिए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बोला जा रहा है और जो डूअर है। अगर सब्जेक्ट, अगर मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो, अगर मेन वर्ब को हु से आप पूछोगे तो रिप्लाई आएगा सब्जेक्ट, अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो हु रोट द लेटर, आई, और आई के बारे में ही बोला जा रहा है तो सब्जेक्ट आई है। आई के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट पार्ट। अभी प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका रोट, मतलब कि यहाँ पे मेन वर्ब। आई रोट, रोट मतलब सबको पता है ये वर्ब ही होगा, क्योंकि राइट, रोट, रिटन तीनों फॉर्म आता है। तो ऑब्वियसली बात ये लिखने का काम, कोई एक्शन हो रहा है तो ये एक क्या है, एक्शन वर्ब है। वर्ब का भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब, डूइंग वर्ब, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आई रोट व्हाट, आई रोट व्हाट, ये जो व्हाट का रिप्लाई आता है, वर्ब से अगर पूछोगे व्हाट तो वो जो रिप्लाई देगा व्हाट, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, किसका, वर्ब का। तो आई रोट व्हाट अ लेटर, तो ऑब्वियसली बात ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ए रोट, ए लेटर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रोट वर्ब का। तो रोट वर्ब कैसा वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी देखिए टू क्या है, सबको पता है टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। टू हुम, तो ये जो माई फ्रेंड है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, टू प्रीपोजिशन का। हालांकि एक्चुअल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्रेंड है। ठीक है, माई यहाँ पे इस फ्रेंड को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब माई यहाँ पे डिटरमिनर है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आप जान लीजिए ये टू का प्रीपोजिशन यहाँ पे माई फ्रेंड है। ठीक है, अभी देखिए ये स्टार्ट क्या है आपका, व्हेन का रिप्लाई है। आई रोट अ लेटर व्हेन, मतलब कब हमने लिखा था, टाइम के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या होगा, व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये है टोटल जो हमने लिखा, उसका फंक्शनलिटी हमने डिफाइन किया। अभी देखिए ये जो है ये ऑब्वियसली हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब। आई रोट, अभी देखिए आई रोट हुम, माई फ्रेंड, व्हाट, ये भी। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर वर्ब से व्हाट या हुम, इन दोनों का जो अगर आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। मगर हुम का जो रिप्लाई होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट का रिप्लाई होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ पे हुम और व्हाट दोनों का ही रिप्लाई आएगा वहाँ पे क्या होगा, वो जो वर्ब होगा वो हो जाएगा डायट्रांसिटिव।
ये ज़्यादातर बच्चों को अभी पता है। तो देखिए, आई रोट हुम, आई रोट माई फ्रेंड आ लेटर येस्टरडे। येस्टरडे एडवर्ब है, अभी बोला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो रोट और यहाँ पे भी रोट है, सभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फर्क है। क्या डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में? दोनों सेंटेंस में मीनिंग तो सेम ही है। देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, रोट माई फ्रेंड आ लेटर, तो मतलब क्या है, ये जो रोट वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है उस पर पहले जो आता है इनडायरेक्ट, पहले आपने लिख दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा वहाँ पे क्या लिखा आपने, आई रोट व्हाट, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पहले ही लिख दिया। आगे अभी आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट को आना चाहिए। इनडायरेक्ट पहले अगर डायरेक्ट को लिख देते हो तो इनडायरेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। तो ये जो माई फ्रेंड इनडायरेक्ट था यहाँ पे, उसको आपने इस टू प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो। ये बहुत ही डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है, मगर ये आपका कहाँ पे यूज़ होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका नरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं पहले ही इसको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो चीज़ छोटा छोटा चीज़ है इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से सीखना होगा, ठीक है। कोई भी अगर डायट्रांजिटिव वर्ब है उसका दो ऑब्जेक्ट होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखोगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लोगे तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे किया, ठीक है। इसको याद रखो, अपने हिसाब से लिख लो नोट, और दोनों एग्जाम्पल लिख के इसका मैंने जो बोला उसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। दोबारा बोलते हो, दोनों सेंटेंस सही है। अभी क्या है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे रोड का दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया और उसके बाद इनडायरेक्ट को नहीं लिख सकते, इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। इसलिए एक ऑब्जेक्ट भाग का होगा, एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल का होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो भाग का हो गया, जो इनडायरेक्ट वाला था वो प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, और दूसरा कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब का जो फाइनाइट वर्ब होता है उसका कॉम्बिनेशन दोनों जगह एक ही है, तो मतलब एक ही क्लॉज होगा, तो दोनों ही क्या होगा, दोनों ही सिंपल सेंटेंस होगा। ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस, दोनों ही सिंपल सेंटेंस, दोनों सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस। क्यों? दोनों में एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब है, ठीक है। चलिए आप आपके हिसाब से नोट लिख लीजिए। हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए, ये सर हमें इस जगह समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करूँगा दूसरे एग्जाम्पल से। और एक ही चीज़ बहुत जगह आएगा, सेम टाइप का आपका सुनने में आएंगे, तो आप धीरे धीरे मेरे साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए अभी नेक्स्ट हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। रहीम and his friends went to the market। बहुत ही बेसिक सा एक सेंटेंस लिखा, और एक लिख रहा हूँ मैं। श्याम went to Delhi and visited कुतुब मीनार। अभी देखिए दोनों सेंटेंस लिखा, यहाँ पे क्या है, राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। उसको हमने एक नंबर सब्जेक्ट दे दिया, एंड हिज फ्रेंड, इसको दूसरा सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिख दिया एंड से जोड़ के। अभी देखिए एंड क्या है, एंड यहाँ पे एक कॉन्जंक्शन है,
अगर कोई पूछे आपको ये एंड कौन सा टाइप का कंजंक्शन है, मैं थोड़ी देर में पहले ही बोला था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऐसे कुछ बोला था, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दोनों सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, जैसे क्लॉज को क्लॉज से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट जोड़ रहा है, तो एंड क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 7 होता है, 7 होता है, तो उनमें से ज़्यादातर बच्चों को पता है, मैं लिख भी देता हूँ, वो क्या है, फैन बॉयज़। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। बाकी जितना भी कंजंक्शन होगा वो सब के सब क्या होगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। तो आप देखिए, इफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये जो सातों है ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। रेस्ट जितना भी आएगा, जैसे कि इफ हो गया, आपका हो गया WH, वाट जितना भी कंजंक्शन का काम करता है, आपका हो गया बिफोर आफ्टर हो गया, आपका हो गया जितना भी एज सुन एज, जितना भी सिमिली काम करता है आपका कंजंक्शन की तरह, सब पे सब क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। जो भी फंक्शनलिटी में कंजंक्शन की तरह आएगा, दैट हो गया, जितना भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट जोड़ रहा है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और यहाँ पे देखिए क्या किया उन्होंने, वेंट टू द मार्केट। ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, उसमें से वेंट क्या है आपका मेन वर्ब है ना। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, टू वेयर इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और ये जो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये हमेशा एक एडजेक्टिव और एडवर्ब ही क्रिएट करता है, ठीक है। वेंट कहाँ पे गया, टू द मार्केट, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। वो हम लोग अभी, मैं बहुत कुछ बोलूँगा आपको, पहले दिन बहुत कुछ थोड़ा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा मेरा पढ़ने का स्टाइल, मगर मैं एक ही चीज़ हर जगह बार बार बोलते जाऊँगा और आपके दिमाग में वो सेट होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो भी फंक्शनलिटी है वो समझना जरूरी है। कोई भी वर्ड क्यों लिख रहा हो, क्यों लिखा जा रहा है, उसका फंक्शनलिटी क्या है सेंटेंस में, वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप इंग्लिश नहीं कभी सीख सकते हो। लॉजिकल चीज़ है, जैसे आप मैथ करते हो, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लिखते हो, उसका फंक्शनलिटी समझ में आता है, इसलिए मैथ इजी लगता है। मगर इंग्लिश में भी ऐसे ही अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश धीरे धीरे ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये पूरा पार्ट है, क्या हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। अभी देखिए दो सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, हालांकि सब्जेक्ट एक ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दो सब्जेक्ट है इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे और इसको बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये जो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है उसका एक ही प्रेडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, एक ही सेंटेंस बनाएगा, एक ही क्लॉज बनाएगा, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट है मगर दोनों का प्रेडिकेट एक ही है, दोनों सेम ही काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहा है। और ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिला के आपका एक ही क्लॉज, एक ही सेंटेंस बन रहा है, वो है सिंपल सेंटेंस। अभी देखिए शाम क्या है, एक सब्जेक्ट है, वेंट टू दिल्ली, ये प्रेडिकेट नंबर 1 है, और एंड विजिटेड कुतुब मीनार, ये प्रेडिकेट 2 है। देखिए मैंने बोला जो एंड होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो सेम स्ट्रक्चर को जोड़ता है, यहाँ पे प्रेडिकेट के साथ प्रेडिकेट जोड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही लॉजिकल है। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जोड़ रहा था, यहाँ के प्रेडिकेट के साथ प्रेडिकेट जोड़ रहा है, तो पूरा बना के क्या बनाना है, पूरा बना के आपका एक कंपाउंड प्रेडिकेट बना रहा है। तो ये जो कंपाउंड प्रेडिकेट और उसका ये एक सब्जेक्ट, ये मिला के क्या बना रहा है, एक ही क्लॉज बना रहा है, एक ही सेंटेंस बना रहा है,
तो ये पूरा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो ये दोनों भी सिंपल सेंटेंस है। मैं दिखाना कोशिश कर रहा हूँ सिंपल सेंटेंस हो भी सकता है, उसमें कॉन्जंक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सेंटेंस मतलब ही कोई कॉन्जंक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में भी कॉन्जंक्शन आ सकता है, मगर वो कैसा कॉन्जंक्शन होगा, वो जनरली कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन ही होगा, ठीक है, जनरली। तो देखिए ये दोनों मिलके कंपाउंड प्रेडिकेट बना रहा है। उसका एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट, पूरा ये प्रेडिकेट पूरा पार्ट तो बन रहा है एक सेंटेंस, और ये पूरा एक सब्जेक्ट और उसका ये एक प्रेडिकेट, तो ये भी एक सेंटेंस, ये भी पूरा एक सेंटेंस बना रहा है एक ही क्लॉज का, ये भी एक ही क्लॉज का सेंटेंस बना है, तो दोनों ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आप लिखिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता है, तो आपको शायद थोड़ा सा टफ लग सकता है ये सब। अगर टफ लगता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इजी हो जाएगा। और जिसको पता है वो रिविजन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को पता नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना, सबको ही पता हो, बहुत सारे बच्चों को पता भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर asked the student his name, but the eccentric one did not bother to answer। देखिए सेंटेंस थोड़ा अभी बड़ा हो गया, ठीक है। जितना भी पहले इजी सेंटेंस थी वो तो एग्जाम में नहीं आने वाला, एग्जाम पे इससे भी ज़्यादा बड़ा आएगा, और बैंकिंग में तो और भी ज़्यादा आता है बड़ा। तो आपको लंबा लेंथी सेंटेंस देख के कभी घबराना नहीं, इजी होता है, ठीक है। आपको उसका फंक्शनलिटी पता होना चाहिए। देखिए द टीचर वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। आस्क्ड द स्टूडेंट हिज नेम, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, है ना। अभी देखिए आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब है, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया। अभी देखिए बात क्या है, अभी बोला मैंने कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन, है ना, सेम स्ट्रक्चर तो जोड़ता है। द एक्सेंट्रिक वन, वन किसको रेफर कर, स्टूडेंट को रेफर कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। डिड क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, अगर किसी को पता नहीं तो सीख लीजिए। बॉदर क्या है, मेन वर्ब है। बॉदर कैसा मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि बॉदर व्हाट, जनरली आपका ये क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब भी होगा। डिड नॉट बॉदर व्हाट टू आंसर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, बॉदर वर्ब का। व्हाट का रिप्लाई है ये, है ना। अभी देखिए टू आंसर, ज़्यादातर सब बच्चों को ये भी पता होगा, 2 + V1 या V बेस वर्ब जो बेसिक फॉर्म बेस फॉर्म में होता है, उसको क्या होता है, बोलते हैं हम लोग इन्फिनेटिव, है ना। अभी वो भी हम लोग देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब। हम सभी देखेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू आंसर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब ये क्या है, नाउन के साथ एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। वो भी हम लोग अभी देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हिज नेम, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट, एक क्लॉज बना रहा है, ठीक है। द एक्सेंट्रिक वन डिड नॉट बॉदर टू आंसर, तो ये जो डिड नॉट बॉदर टू आंसर ये भी एक प्रेडिकेट है, ये जो पूरा पार्ट,
ये भी पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट, तो ये भी एक क्लॉज है। तो ये भी एक क्लॉज, ये भी एक क्लॉज, दो क्लॉज है। दोनों क्लॉज को आप जोड़ रहे हो किससे? एक कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन से। कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। तो मतलब ये जो अगर है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। और हमेशा कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन याद रखना किसी भी क्लॉज का पार्ट नहीं होता, दोनों पार्ट को जोड़ता है, ठीक है। मगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई ना कोई डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हम भी सीखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट होता है। और कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन कोई भी क्लॉज का पार्ट नहीं होता, दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो लिखा हमने, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हिज नेम, ये पूरा एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। द एक्सेंट्रिक वन डिड नॉट बॉदर टू आंसर, ये भी आपका क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अभी सोच रहे हो कि ये डिपेंडेंट क्लॉज भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं इसका रिप्लाई देता हूँ आपको। अब अगर ये पूरा पार्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हिज नेम, बट इतना सा छोड़ के अगर इतना बोल दो, द एक्सेंट्रिक स्टूडेंट डिड नॉट बॉदर टू आंसर, कोई प्रॉब्लम होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका टोटल मीनिंग कन्वे कर रहा है। और ये वाला भी, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कोई नहीं है। अगर डिपेंडेंसी है तो या तो नाउन क्लॉज बन सकता है, या तो एडजेक्टिव क्लॉज, या तो एडवर्ब क्लॉज बनेगा। इसमें से कोई नहीं होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है। आराम से ये अपना खुद का मीनिंग कन्वे कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को एक कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन से जोड़ रहे हो। अगर कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन से जोड़ रहे हो मतलब दोनों सेम स्ट्रक्चर के जोड़ रहे हो, है ना, तब क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन है। और ये जो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ रहा है, ये बना रहा है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कैसा सेंटेंस है अभी तक? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले तो देखा सिंपल सेंटेंस, उसका डिफरेंट टाइप का सेंटेंस देखा। अभी देखा हमने कोऑर्डिनेट और कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज पहला लेक्चर है ये, तो पहला लेक्चर मैं इतना ही रखूँगा। और अभी देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो मैं लाऊंगा उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पूरा एनालिसिस करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे, छोटा छोटा मैं वीडियो लाता जाऊंगा और आपके साथ मैं डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते जाऊंगा। और बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आप अच्छा लगे तो मुझे ये जो वीडियो है वो सबके साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं एक के बाद एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कोई डिफरेंट प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो आप सिक्वेंशियली हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर देखते जाइए, सीखते जाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अरितु दत्त और मेरा चैनल इंग्लिश फ्रॉम इंसेप्शन, इसको आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और इंग्लिश सीखते रहिए, ठीक है। और गुड नाइट, टेक केयर। इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत बधाई सबको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।